कर लेते हैं। दोनों हाथ घुटने में ध्यान मुद्रा या हृदय में प्रणाम मुद्रा में। लंबी गहरी सांस भर के 3 बार ओम का चेटिंग। ओ ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथ रगड़ के आंखों में लगाते हैं, पूरे चेहरे में। आज की कक्षा स्टार्ट करते हैं हम यहीं पे। मानसिक स्वास्थ्य उपचार कब आवश्यक है, ये आज का टॉपिक है हमारा। हर मानसिक स्वास्थ्य विकार कुछ संकेत और लक्षण देता है। सामान्य तौर पर यदि आप अनुभव करते हैं तो पेशेवर सहायता की आवश्यकता हो सकती है। अब मानसिक विकार जैसे बताया था कि जैसे शारीरिक है, हम शारीरिक स्वास्थ्य जरूरी है, वैसे ही मानसिक स्वास्थ्य भी महत्वपूर्ण है। उसके बारे में हमने उस दिन पढ़ा था सारी चीजें कि क्या क्या चीजें हैं जिसके कारण हमें मानसिक रूप से अपने स्वास्थ्य के लिए सचेत रहना चाहिए। अब हमारा जो ये मानसिक स्वास्थ्य है, कोई भी जो विकार हमारे इसमें उत्पन्न हो रहे हैं तो हम अपने आप उनको ठीक नहीं कर सकते हैं। आपको जरूरत होगी ही होगी किसी भी इस तरीके के इंसान की जो कि प्रोफेशनल हो और आपको उन सब चीजों से बाहर निकाल सके, क्योंकि हम खुद ही खुद की सहायता उस कंडीशन में नहीं कर सकते। जब हम खुद ही कोई फैसले नहीं ले सकते हैं, हमारे खुद का ही दिमाग उधेड़-बुन में लगा हुआ है, तो हम किस तरीके से किसी और के लिए हम अपने लिए कुछ बेटर फैसला ले पाएंगे। तो हमें सोचने और समझने की जरूरत है कि हम क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, इसके लिए हमारे साथ में क्या चीजें हो रही हैं। हम महसूस करें कि क्या हम मानसिक रूप से स्वस्थ हैं, क्या हम बिल्कुल सही चीजें कर पा रहे हैं, क्या हमारे दिमाग में नेगेटिव विचार तो नहीं चल रहे हैं। इन सब चीजों से निकलने के लिए कई बार तो क्या होता है कि हम उन सब चीजों से खुद निकल जाते हैं अगर हम मेंटली स्ट्रांग है तो। नहीं है और मानसिक रूप से अस्वस्थ हो गए हैं तो हमें जरूर एक प्रोफेशनल की नीड होगी जो कि आपको हाथ पकड़ के उस कंडीशन से बाहर निकाले। हाथ पकड़ना मीन्स आपकी सहायता करे, आपको काउंसिल करे। आपको वहां उस जगह काउंसलर की या साइकेट्रिस्ट की जरूरत पड़ती है अकॉर्डिंग टू आपकी कंडीशन, कि आपकी कंडीशन किस तरीके की है। ठीक है, अब इसमें हम देख रहे हैं कि क्या क्या चीजें ऐसी हैं। व्यक्तित्व खाने या सोने की आदतों में महत्वपूर्ण परिवर्तन हो जाता है। जिन लोगों को, जो लोग मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है, जो लोग पूरी तरीके से ठीक नहीं है और मानसिक रूप से उनको कोई भी चीज परेशान कर रही है, कोई विकृति है, उनकी सबसे पहले चेंज होता है सोने का, नींद का पैटर्न। उनको नींद नहीं आती है। और जो उनकी खाने पीने की आदतें, या तो वो बहुत ज्यादा खाते हैं, उनको पता ही नहीं पड़ रहा वो कितना खाते जा रहे हैं, टेंशन हो रही, स्ट्रेस हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो वो बिंज ईटिंग करने लग जाते हैं। मतलब कुछ भी ऐसा खाते जाओ कि खाने की आवाज से जो ये दिमाग की आवाजें हैं हमारे अंदर, जो माइंड के अंदर थॉट्स चल रहे हैं, वो सारे खत्म हो जाएं। तो वो या तो बहुत ज्यादा खाते हैं या बिल्कुल ही खाना पीना त्याग देते हैं कि भूख लग रही है, उसको इग्नोर करते रहेंगे। फिर क्या होता है, धीरे धीरे उनकी भूख मरने लग जाती है।
फिर उनको भूख ही नहीं लगती है, वो खाना ही नहीं खाते हैं। थोड़ा बहुत कुछ खा लिया तो ठीक है, कभी कुछ भी दूध ले लिया, फल ले लिया, जूस ले लिया, कुछ चाय वाय, इस तरीके की चीजें वो थोड़ी नॉन टॉक्सिक्स वो ले ली, खा लिया पी लिया, ठीक है, खा लिया तो ठीक है, नहीं खाया तो भी ठीक है। मतलब भूख का एहसास भी उनके थोड़ा कम होता जाता है। समस्याओं से निपटने या दैनिक दिनचर्या की काम करने में असमर्थता, ये भी उनके उसमें आने लग जाती है। अब जो खुद टेंशन और स्ट्रेस, डिप्रेशन या मानसिक किसी भी तरीके का रोग है उनको, तो वो क्या करते हैं, वो समस्याओं से नहीं निपट पाते हैं, क्योंकि वो समझ नहीं पाते हैं कि इसका सोल्यूशन किस तरीके से निकालें। ये भी हमें उनके इस तरीके के जो मानसिक रोगी होंगे उनमें देखने को मिलेगा। दैनिक जो दिनचर्या है, मतलब वो रात को सोए नहीं, उनका नींद का पैटर्न गड़बड़ हो गया, तो सुबह उठेंगे भी लेट, बाकी के सारे काम लेट करेंगे। और लेट करेंगे क्या, कुछ काम छोड़ देंगे, कुछ काम करेंगे नहीं करेंगे, टालते रहेंगे, तो दिनचर्या का जो है उनका काम, उसमें असमर्थ हो जाते हैं वो पूरी तरह से उसको फुलफिल करने के अंदर। परिवार या दोस्तों से वियोग की भावना कि भाई ये लोग अलग हो रहे हैं, मेरे परिवार वाले हैं या मेरे दोस्त जन हैं, मेरे मित्रगण हैं, ये मेरे से थोड़े दूर होते जा रहे हैं। ये सोचना कि असामान्य या जादुई है, कि ये चीजें असामान्य है, जादुई है, मतलब वो एक तरह से ख्याली पुलाव आप कह सकते हो उसको। ऐसी चीजें सोचना जो है ही नहीं, जो चीजें आपकी लाइफ में भी नहीं है और आप उस चीज के लिए बेमतलब में परेशान है, या ऐसे से कुछ जो ख्याली पुलाव की तरह असामान्य चीजें हैं इस तरीके की। अत्यधिक चिंता करना, बहुत ज्यादा सोचना, बहुत ज्यादा किसी भी कोई भी बात है उसके लिए बस वो चिंता कर रहे हैं कि ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, उसका मतलब ही नहीं बनता है, पर फिर भी उसके बारे में वो चिंता करे जा रहे हैं, चिंता करे जा रहे हैं, सोचे जा रहे हैं, सोचे जा रहे हैं, और सोच बढ़ती बढ़ती चिंताओं में चेंज हो जाती है। लंबे समय तक उदासी, अवसाद या उदासीनता, बहुत ज्यादा दुखी रहना, उदास रहना, इसमें रोना वोना भी शामिल हो जाता है। जब बहुत हायर लेवल हो जाता है ना, तो वो बैठे बैठे अपने आप रोते भी रहते हैं और बहुत उदास रहते हैं, दुखी रहते हैं, और मतलब उनके चेहरे से खुशी गायब हो जाती है। कहते हैं ना प्रसन्नता, हंसना, और प्रसन्नता तो खुद ही एक वो है, क्या बोलते हैं, दवाई है, औषधि है, औषधि की तरह काम करता है हंसना और प्रसन्न रहना। पर अगर वो खुशी नहीं है, वो अधिकतर क्या होता है, मानसिक रोगी होता है उदास, हमेशा दुखी सा, बिना मतलब में चिंता करता है, और चिंता उसकी नेगेटिव होती है, पॉजिटिव नहीं होती कभी भी। एक पॉजिटिव चिंता करना एक अलग बात होती है, नेगेटिव चिंता करना एक अलग बात होती है। वो नेगेटिव चिंता करते हैं, नेगेटिव चिंता करने वाले व्यक्ति उदासीनता की तरफ चले जाते हैं। गहरी उदासी, मतलब कि वो उदासी हैं, वो दुखी हैं, वो किसी भी चीज से खुशी नहीं है, क्योंकि उनको हर चीज नेगेटिव 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 जैसी ही जाती है। आत्मघाती या खुद को नुकसान पहुंचाने वाले विचार या बयान, ऐसे लोग क्या सोचते हैं, मैं मर जाता तो अच्छा होता, मैं मर ही जाऊं, मेरा जीवन अच्छा नहीं है, और उनके मन में तरह तरह के फांसी लगा लेते हैं हम, या मैं नस काट लेता हूं अपने, मुझे मुक्ति मिल जाएगी, मेरे को मेरा जीवन मैं जीवन से मुक्त हो जाऊंगा, मैं परेशानियों से मुक्त हो जाऊंगा। इस तरीके से या तो वो बोलते हैं, लोगों को बयान देते हैं इस तरीके से कि भाई मैं वो ये कर लेता हूँ, ये कर लेता हूँ, ये कर लेता हूँ, या वो अपने मन में इस तरीके के विचार लाते रहते हैं कि इस तरीके से मुझे कर लेना चाहिए, या इस तरीके से मुझे कर लेना चाहिए। दवाओं का दुरुपयोग, जैसे मेडिसिन है, अब नींद की गोली है, बहुत ज्यादा खा ली, उससे भी तो ये सब चीजें होती है, तो उनको उसका दुरुपयोग करना। खांसी की दवाइयां हैं, तो उनसे नशा कर रहे हैं वो, कि वो ज्यादा पी ली और वो होश में नहीं है या फिर कॉन्सियसनेस में नहीं है, और वो इस तरह से पड़े हैं, सो रहे हैं, ना कुछ खाना पीना है, लेटे हैं, उन्हें पता ही नहीं है सो क्या रहे हैं, वो एक नींद भी नहीं है, वो एक नशा है कि बिना किसी हाव भाव के वो पड़े हुए हैं। तो दवाओं का दुरुपयोग भी इसमें आता है। मूड स्विंग्स, जो कि अत्यधिक है, मूड स्विंग्स, पल में ऐसा व्यवहार, पल में ऐसा व्यवहार, पल में ऐसा व्यवहार, उसको बोलते हैं मूड का स्विंग होना। और अधिकतर क्या होता है, हम बोलते हैं ना हमारा मूड खराब है, ये नॉर्मल सी बात है, ये तो बोलने वाला मूड खराब वाली बात है। और उनका सचमुच का मूड खराब होता है, उनका मन ही नहीं लगता किसी चीज में। अभी पल में हो सकता है कि वो आपकी किसी बात पे हंस जाए, हो सकता है वो किसी बात पे दुखी हो जाए, इतने दुखी हो जाए कि रोने ही लग जाए, या इतने गुस्सा हो जाए, या फिर हो सकता है कि वो आपकी बात से गुस्सा हो जाए और बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाए और भड़क उठे और मरने मारने पर तैयार हो जाए। ये होते हैं मूड स्विंग्स। अभी पल में मूड कुछ और था, शांत भाव में बैठे हुए थे, पल में वो भड़क गए किसी के ऊपर, पल में वो खुश हो गए, पल में वो रोने लग गए, पल में वो हंसने लग गए।
मीन्स ये होता है मूड स्विंग वाला पैटर्न, कि अभी ये है, अभी ये है, फिर अभी ये है। ठीक है। अत्यधिक क्रोध, शत्रुता या हिंसा, बहुत ज्यादा उनको गुस्सा भी आता है, छोटी छोटी बातों पे। चिड़चिड़े तो वो हर समय ही रहते हैं, चिड़चिड़ा तो सामान्य रोगी भी हो जाता है थोड़ा बहुत, पर वो अत्यधिक चिड़चिड़े होते हैं। मतलब किसी ने उनसे कुछ पूछा भी ना, खाना खाओगे क्या, बस इस बात पे भी वो लड़ सकते हैं। चिड़चिड़ापन और गुस्सा, क्रोध। बच्चे अगर अच्छी बात भी कर रहे हैं किसी इस तरह के व्यक्ति से, तो वो उनसे भी गुस्सा कर रहे हैं कि अरे चलो भागो यहाँ से, मुझे बात नहीं करनी है, या मैं तुमसे नहीं बात करना चाहता। इस तरीके का उनका व्यवहार रहता है। ये भी अत्यधिक क्रोध भी इन्हीं के, ये जो इनसे इस तरह के लोग होते हैं ना, उनको सचमुच में उपचार की आवश्यकता होती है। क्योंकि वो क्या करते हैं, इस क्रोध या इस अत्यधिक चिंता या इस अत्यधिक ये जो इनकी हीनता की भावना या उदासीनता की तरफ जाने वाले व्यक्ति जो होते हैं, जितने ऊपर हमने सारे पॉइंट्स डिस्कस किए, वो अपने आप को या अपने आसपास वालों को, जो उनके परिवारजन है, जो व्यक्ति हैं, उनके जो साथ में रहते हैं, या उनके मित्र, या उनके जो भला चाहने वाले लोग हैं, जो उनके अधिक कांटेक्ट में आते हैं, या तो उनको नुकसान पहुंचा सकते हैं, या वो खुद को, अपने आप को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों को, ऐसे रोगियों को मानसिक, जब उनका स्वास्थ्य इस तरीके का हो जाए, तो उन्हें उपचार की आवश्यकता है प्रोफेशनल बंदे की, जो कि पेशेवर हो, उनकी सहायता कर सके कि इस सिचुएशन से कैसे निकलना है, उनको ये बात समझा सके कि ये चीज इस तरीके से है, उनको उनकी दिनचर्या पे लाएं। थोड़ी बहुत इसमें कुछ दवाइयां, काउंसलिंग, थेरेपीज दी जाती हैं, जिनसे कि उनको कंट्रोल में करके उनके मानसिक स्वास्थ्य को सही ढर्रे पे ला करके और उनको फिर स्वस्थ करने की तरफ उनकी थेरेपीज वगैरह की जाती हैं। बहुत से लोग जो मानसिक बीमारियों से पीड़ित हैं, अपने लक्षणों को जीवन का एक सामान्य हिस्सा समझकर अनदेखा कर देते हैं। कई बार क्या होता है कि लोग समझ भी रहे होते हैं कि मेरे मूड स्विंग्स बहुत हो रहे हैं, या मैं दुखी ज्यादा हूं, या मैं बहुत ज्यादा सोचने लग गया हूं, या मैं बहुत ज्यादा चिंता करने लग गया हूं। ये भी इसके सिम्टम्स होते हैं। ये जो सारी चीजें हम पढ़ रहे हैं ना, सिम्टम्स के अंदर आते हैं कि ये कब आवश्यक है हमारा जो मानसिक स्वास्थ्य उपचार, कि वो उन सब चीजों को क्या करते हैं कि नेग्लेक्ट करते हैं, कि इग्नोर करो, अनदेखा करो, और अनदेखा करते रहते हैं अपने आप ही खुद उन लक्षणों को, और वो चीजें फिर बढ़ जाती हैं। या फिर शर्म से, क्योंकि क्या होता है कि अधिकतर भारत में ये चीज ज्यादा है कि अगर मानसिक किसी को कोई परेशानी होती है, एंजाइटी, डिप्रेशन या अवसाद वगैरह घेर रहा है, चिंताएं ज्यादा हो रही हैं, तो उनको क्या सीधे ही पागलपन की श्रेणी में डाल दिया जाता है। मतलब उनको ये नहीं कहा जाता कि ये मानसिक रोगी है, उन्हें सीधे पागलपन के रोगियों की तरफ घोषित कर दिया जाता है। जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति पागल ही है। पागलपन में और इन सब चीजों में बहुत ज्यादा अंतर होता है। वो मानसिक रूप से बहुत ज्यादा क्षति पहुंचने वाले व्यक्ति उस लेवल तक पहुंचते हैं, पर उससे पहले ये जब लक्षण हैं, अगर हम इनको इग्नोर नहीं करेंगे और इलाज करवाएंगे अपना, चाहे वो थेरेपीज हैं, योगा है, यौगिक क्रियाएं हैं, आयुर्वेदिक इलाज है, नेचुरोपैथिक ट्रीटमेंट्स हैं, अगर उनसे हम इलाज करवाएंगे, काउंसलर से काउंसलिंग थेरेपी लेंगे, जो अधिकतर इनका इलाज करते हैं काउंसलर्स वगैरह, तो उनसे अगर हम लेंगे तो इन सब चीजों का इलाज संभव है। पर वो लोग शर्म से, डर से, और के समाज में लोग हमारे बारे में क्या कहेंगे, लोग अपने जो लक्षण हैं उनको छुपाते या दबाते रहते हैं, और खुल के इस बारे में बात नहीं करते। जरूरत है आजकल इस बारे में खुल के बात करने की। क्या हुआ है कि हमारे परिवार छोटे होते जा रहे हैं आजकल, सभी जानते हैं। पहले क्या होता था, ज्वाइंट फैमिलीज होती थी, बड़ी बड़ी फैमिली होती थी। आपस में जब परिवार एक साथ रहते थे तो चाचा, ताई, भैया, भाभी, बहन, बड़े भाई बहन, इन सब से, छोटे से, इनसे मिलके बातें हम सॉल्व कर लेते थे, रिजोल्यूशन निकल जाते थे, हमें एक हमारा आंसर मिल जाता था कि इस चीज को कैसे सॉल्व करना है, और हम है ना उन सब चीजों से बाहर निकल जाते थे। पर आजकल क्या एकल परिवार हो गए, सिंगल फैमिलीज हैं, न्यूक्लियर फैमिलीज हैं। अब उसमें हमारे पास बात करने वाले ज्यादा कोई होते नहीं है, और माँ बाप से डायरेक्ट बात करने की अप्रोच इंडिया में अभी इतनी अच्छी है नहीं कि डायरेक्ट बच्चे डायरेक्ट माँ बाप से इतने खुल के ओपनली हर बात सच सच कह रहे हैं। बहुत कम माँ बाप और बच्चे इतना अच्छा बॉन्डिंग बना पाते हैं कि उस लेवल की बातचीत आपस में हो सकती है कि वो इन सब चीजों से के बारे में बात कर सकें, हर चीज के बारे में, किसी भी चीज के बारे में, किसी भी चिंता, डर, परेशानी, तकलीफ, कुछ भी अच्छा बुरा जो हुआ है वो सब शेयर कर पाए। अब उन सब चीजों के लिए पहले तो होती थी ज्वाइंट फैमिलीज, हमारे परिवार, संयुक्त परिवार, आज नहीं है, तो ये सब चीजें हमें ज्यादा झेलनी पड़ रही हैं। तो वो लोग क्या करते हैं
कि वो दबाते हैं अपनी चीजों को, लक्षणों को इग्नोर करते हैं, इन सब चीजों को शर्म से, डर से, घबराहट से अनदेखा करते हैं, दबाते हैं, तो वो क्या है, ये लक्षण बढ़ते जाते हैं और ये बीमारियां बढ़ने लग जाती हैं। फिर एक टाइम ऐसा होता है कि बहुत ही ज्यादा हमें परेशानी का सामना करना पड़ता है। यदि आप अपने मानसिक स्वास्थ्य को लेकर चिंतित हैं तो मदद लेने से ना डरे। कोई भी व्यक्ति, मैं सबको कहूंगी ये बात कि मानसिक स्वास्थ्य को लेकर अगर आप अपने लिए इतना सा भी परवाह करते हैं, जैसे कि आप अपने शारीरिक स्वास्थ्य के लिए लेकर अवेयर हैं कि अगर हमें बुखार आया तो हमें दवाई लेनी ही लेनी है, इसी तरीके से अगर हमें किसी चीज की एंजाइटी है, घबराहट है, चिड़चिड़ापन है, हमें अवसाद घेर रहा है, हमें नींद पूरी नहीं आ पा रही है, हमें कोई सी तरह की टेंशन ज्यादा हो रही है, हम किसी चीज को समझ नहीं पा रहे, तो कृपया जाएं, काउंसलर से मिलें, मदद लेने में घबराएं नहीं। कोई आपको पागल नहीं कहेगा, क्योंकि ये सब चीजें अब बहुत पुरानी हो गई हैं। अब हमें एक पैर आगे बढ़ा के अपनी मदद खुद करने के लिए उसके पास जाना ही पड़ेगा। वो तो आपके पास नहीं आएगा, उसे नहीं पता है, पर हम जाएंगे उसके पास, हम बताएंगे कि हमें सचमुच में हेल्प की जरूरत है। मदद लेने से नहीं डरना चाहिए, क्योंकि जितनी जल्दी आप उस लेवल पे पहुंच करके मदद मांग लेंगे, उतनी जल्दी आप अपनी परेशानियों से निकल करके आगे बढ़ पाएंगे। कुछ दवाएं या मनोवैज्ञानिक उपचार लक्षणों से संबंधित संकट को दूर कर सकते हैं और लक्षणों को कम करने में सहायता भी करते हैं। कुछ दवाइयां भी होती हैं ऐसी, और मनोवैज्ञानिक उपचार भी होते हैं, जैसे मैंने बताया थेरेपीज वगैरह, काउंसलिंग सेशंस वगैरह। ये ऐसी चीजें हैं कि ये जो लक्षण होते हैं उनको कम कर देती हैं, और है ना, उन्हें खत्म करने में भी, लक्षणों को कम करने में और उन सब चीजों से संकट को दूर करने में हमारी सहायता करती ही करती हैं। अगर आपको कोई मानसिक विकार है तो हमारे सबसे अच्छे सबसे अच्छे से जो मनोचिकित्सक है उससे अपॉइंटमेंट ले। मेडिकल कवर हॉस्पिटल में मनोवैज्ञानिक या मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ सब जगह होते हैं आजकल। मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ, उनसे जाओ, मिलो और उनसे बात करो, ताकि वो आपकी जो जीवन है उसको अच्छे से चलने में मदद कर सके और आपको इन सब तरीके की परेशानियों से निकाल के आगे ले जा सके। टोटल इसका पूरा सार यही है कि मदद लेने में न डरें। अगर आपको कभी भी इस तरह की कोई परेशानी आ रही है कि आप एंजाइटी के कारण सो नहीं पा रहे हैं, या आप बहुत उल्टे सीधे विचार आपके मन में जरूरत से ज्यादा आते हैं। देखो, अच्छे बुरे विचार सबको आते हैं, पर जब बुरे विचार बहुत ज्यादा से भी ज्यादा आने लग जाएं और अच्छे विचारों की मात्रा बहुत ज्यादा कम हो जाए, तो हमें खुद आगे बढ़ करके मदद ले लेनी चाहिए। ये सबसे सही तरीका है, सबसे पहले फर्स्ट स्टेप ये लेना ही चाहिए। ठीक है, अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे पहुंचते हैं, स्वास्थ्य के प्रकार। स्वास्थ्य क्या है? सबसे पहले ये है स्वास्थ्य के 5 प्रकार, उपाय और लाभ। ठीक है, किसी भी व्यक्ति के अगर शरीर में किसी तरीके का रोग या बीमारी नहीं है तो उसी को स्वास्थ्य कहते हैं। स्वास्थ्य को हम इंग्लिश में हेल्थ भी कहते हैं। कोई भी व्यक्ति अगर मानसिक और शारीरिक रूप से किसी भी तरीके की बीमारी से ग्रसित नहीं है तो वह सामाजिक रूप से वह व्यक्ति एकदम भला चंगा है, तो उस व्यक्ति को एक स्वस्थ व्यक्ति कहा जाएगा। देखिए, अब जो स्वास्थ्य की परिभाषा है उसमें भी मानसिक को ऐड किया गया है, क्योंकि मानसिक, सामाजिक और शारीरिक रूप से जो भला चंगा है, एकदम स्वस्थ है, एकदम सही है, उसको स्वस्थ कहा जाएगा। ठीक है, कोई भी व्यक्ति सिर्फ अपने शरीर से स्वस्थ रहने से ही स्वस्थ नहीं रहता, और अपने आस पड़ोस, उसके समाज, घर में अगर व्यक्ति स्वस्थ रहेगा तभी उस व्यक्ति का मानसिक स्वास्थ्य और शारीरिक स्वास्थ्य दोनों सही रह पाएंगे, और कोई भी अपना कार्य पूरी तरह करने में सक्षम रह पाएगा। मानसिक और शारीरिक दोनों तरीके से होगा, और सामाजिक रूप से वो सही रहेगा तो वो अपने सारे काम भी सही से कर पाएगा, और वो पूरी तरह से ठीक होगा और स्वस्थ होगा। स्वस्थ रहने पर ही कोई व्यक्ति खुश और सुखी भी रह सकता है। इसलिए एक कहावत में कहा गया है कि सबसे पहला सुख निरोगी काया। ये कहावत है ही हमारी, बहुत पुरानी है, जिसे हम हमेशा से बचपन से सुनते आ रहे हैं कि पहला सुख निरोगी काया। तो स्वस्थ रहने पे ही कोई व्यक्ति खुश भी रह सकता है और सुखी भी रह सकता है। तो सुखी तभी रहेगा जब उसके शरीर में किसी भी तरीके का कोई रोग नहीं होगा, चाहे वो चिंता, अवसाद हो, चाहे वो किसी भी तरीके की कोई बुखार, जुकाम, खांसी, किसी भी तरीके की कोई भी बीमारी हो। मानसिक, शारीरिक रूप से अगर वो व्यक्ति पूरी तरीके से उसको कुछ भी नहीं है तो वो स्वस्थ है और वो खुश भी रह पाएगा। अगर किसी का शरीर स्वस्थ रहेगा तो वह व्यक्ति पूरी तरह खुशी और सुखी से रह पाएगा। एक विद्वान ने कहा है कि उत्तम स्वास्थ्य एक अनमोल रत्न है। इसका मूल्य कभी भी किसी व्यक्ति को तभी पता चलता है जब उस व्यक्ति का स्वास्थ्य खराब हो जाता है। एक विद्वान ने ये बात तक कही है कि ये सबसे अनमोल रत्न है,
और इससे बड़ा कोई रत्न नहीं है। और उसको पता कब चलता है कि ये अनमोल रत्न है? जब उसका स्वास्थ्य खराब होने लग जाता है, जब वो अपने स्वास्थ्य के कारण, चाहे मानसिक हो, चाहे शारीरिक हो, चाहे सामाजिक हो, कैसा भी स्वास्थ्य हो, उसके कारण जब वो अपने जीवन के, दिनचर्या के काम नहीं कर पाता है प्रॉपरली, सही ढंग से, और कुछ करने के लिए उसके अंदर हिम्मत नहीं रह जाती है, तो वो व्यक्ति, तब उसको एहसास होता है कि स्वास्थ्य एक अमूल रत्न है। ठीक है। अगर किसी भी व्यक्ति से पूछा जाए तो वो यही कहेगा कि अगर किसी भी तरीके का रोग या बीमारी नहीं है तो व्यक्ति स्वस्थ है। लेकिन सिर्फ शरीर को स्वस्थ रहने से ही व्यक्ति स्वस्थ नहीं रह सकता है। इसलिए स्वास्थ्य को कई वर्गों में भी बांटा गया है। किस तरह से कोई भी व्यक्ति पूरी तरह स्वस्थ रह सकता है, इसको 5 प्रकारों में बताया गया है। आगे हम पढ़ते हैं कौन कौन से 5 प्रकार हैं। शारीरिक स्वास्थ्य पहला, मानसिक स्वास्थ्य, सामाजिक स्वास्थ्य, बौद्धिक स्वास्थ्य और आध्यात्मिक स्वास्थ्य। ये मैंने बहुत पहले आपको बताया था शुरुआत में कि ये 4-5 तरीके के स्वास्थ्य होते हैं। अगर ये पूरी तरीके से है तो हम सचमुच में स्वस्थ हैं। अब देखिए टॉपिक नंबर 1 हम इसका पढ़ते हैं। शारीरिक स्वास्थ्य क्या है? शारीरिक स्वास्थ्य यानी कि व्यक्ति के शरीर में किसी भी तरीके की कोई बीमारी ना हो। फिजिकल बॉडी हमारी, जो ये हमारी फिजिकल बॉडी है, इसके अंदर जो हमारा शरीर है, इसके अंदर कोई भी बीमारी नहीं है, उसे शारीरिक स्वास्थ्य कहते हैं। उस व्यक्ति को सही तरह से हर बात सुनाई देना, चलने फिरने में कोई परेशानी ना होना, कोई चीज देखने में कोई परेशानी ना होना, आंखों से कोई परेशानी ना होना, शरीर का हर अंग सही तरीके से और सुचारू रूप से काम कर रहा है और व्यक्ति अपना पूरा काम कर पाता है, खुद करने में सक्षम है, उसे किसी की हेल्प की जरूरत नहीं पड़ रही है, तो वो शारीरिक रूप से स्वस्थ कहलाएगा। किससे? हमारे शरीर से, अपने शरीर से वो स्वस्थ कहलाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा शारीरिक स्वास्थ्य। अब हम आते हैं मानसिक स्वास्थ्य क्या है। सेकंड टॉपिक है हमारा मानसिक स्वास्थ्य। मानसिक स्वास्थ्य यही है कि किसी भी व्यक्ति के दिमाग में किसी भी तरीके की कोई टेंशन ना हो, किसी भी बात को लेकर परेशानी ना हो, वह व्यक्ति किसी भी तरीके का फैसला लेने में मानसिक रूप से हमेशा तैयार रहे और उसे कोई भी फैसला लेने में कोई कभी भी परेशानी नहीं हो। और अगर किसी भी तरीके की कोई परेशानी या तनाव उसके जीवन में आ जाता है तो भी वह व्यक्ति अपने सोचने समझने की शक्ति से, अपने मानसिक बल से उस चीज का सॉल्यूशन बड़ा आराम से निकाल ले और उन सब चीजों से निकल जाए, उससे मतलब ग्रसित ना हो और ठीक तरीके से उन सब चीजों के प्रॉब्लम को निकाल ले। किसी भी व्यक्ति से मिलने जुलने पे दूसरे व्यक्ति का दिल जीत पाए। क्या कहते हैं ना कि वो फलाना व्यक्ति हमें मिला था और आज तक हमें उसे भूल नहीं पाए, कि वो इतना हंसमुख था, इतने अच्छे से बातें कर रहा था, उसने तो हमारा दिल ही जीत लिया। इस तरीके का व्यक्ति, और वह अपनी छाप दूसरों के ऊपर छोड़ दे और किसी भी व्यक्ति में कोई खूबी हो तो वह व्यक्ति मानसिक रूप से एकदम सही व्यक्ति कहलाएगा। अगर ये सारी खूबियां किसी व्यक्ति के अंदर है तो वो मानसिक रूप से स्वस्थ कहलाएगा। ठीक है। सामाजिक स्वास्थ्य क्या है? 3rd नंबर हमारा आता है। सामाजिक स्वास्थ्य का मतलब क्या होता है कि यदि कोई भी व्यक्ति अपने समाज में, आस पड़ोस में, अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ किस तरीके से पेश आता है, कि जो उसका बिहेवियर है, जो उसका व्यवहार है, बोलचाल है, भाषा है, दूसरों को आदर सम्मान मान देता है कि नहीं देता है, बड़ों से मिलता है तो उनका आदर करता है कि नहीं करता है, छोटों से मिलता है तो उन्हें प्यार करता है कि नहीं करता है, वो क्या आता है? हमारे बिहेवियर के अंदर आता है। हमारा व्यवहार कैसा है, हम समाज में किस तरीके से लोगों से, रिश्तेदारों से मिलते हैं, उनसे पेश आते हैं, और वह अपने समाज के लोगों के साथ किस तरीके का बिहेवियर करता है। ठीक है। अगर वह अपना सामाजिक स्वास्थ्य बनाए रखता है तो वह अपने आस पड़ोस समाज के लोगों को हमेशा खुशहाली से जीवन सिखाएगा। ठीक है ना, कि वो क्या होगा कि जब वो अच्छे से व्यवहार कर रहा है, अच्छे से मिल रहा है लोगों से, उनकी अच्छे बुरे दुख सुख में जा रहा है, उनको संभाल रहा है, उनसे बातें कर रहा है, किसी को ढांढस बना रहा है, किसी को सुझाव दे रहा है, बड़ों से मिल रहा है तो नमस्ते दुआ सलाम कर रहा है, उनकी खैर पूछ रहा है, उनकी सलामती पूछ रहा है कि आप कैसे हैं, आपके हाल चाल कैसे हैं। छोटे बच्चों से मिल रहा है तो उनसे प्यार कर रहा है, उनसे अच्छे से बात कर रहा है, उनसे उनकी पढ़ाई लिखाई के बारे में पूछता, जैसे हम पूछते ना, बेटा आप कैसे हो, आपकी पढ़ाई कैसे चल रही है, कैसे सब चल रहा है। तो सामाजिक तौर पे स्वस्थ व्यक्ति ही इस तरीके से करता है और अपने समाज को क्या करता है? खुशहाल रखता है, स्वस्थ रखता है। वहीं आप समझोगे जो मानसिक रूप से अस्वस्थ है वो आएगा
ना किसी से बोलेगा चालेगा, और किसी से बोलेगा तो ताने में बात कर रहा है या टोन में बात कर रहा है, अरे तुम तो ऐसे हो, तुम पैसे वाले हो, तुम ये हो। वो व्यक्ति क्या है, वो मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति है। उसके अंदर सामाजिक विकार है, सामाजिक विकार है। वो सामाजिक रूप से स्वस्थ ही नहीं है, क्योंकि वो तो उसको तो बात ही नहीं करनी आती कि समाज में बैठ के बात कैसे करनी है, हमें किस तरीके से अपने समाज में व्यवहार करना है। अगर उसका बिहेवियर ही सही नहीं है तो वो सामाजिक रूप से स्वस्थ नहीं है। रिश्तेदारों से, आस पड़ोस के लोगों के साथ मिलजुल कर उनसे जान पहचान बनाना, समाज में अगर किसी भी तरीके के लोगों की मदद करना है, कल्याण करना है, तो उसमें आगे रहना, वह कार्य भी करना जरूरी है। और तभी किसी व्यक्ति को सामाजिक स्वास्थ्य सही रहेगा, तभी वह व्यक्ति अंदर से हमेशा खुशी महसूस करेगा। आपने देखा होगा जब हम किसी की हेल्प करते हैं, कोई अच्छा काम करते हैं, किसी मंदिर को बनाने में या किसी भंडारे में या किसी पशु पक्षी की, कि कोई पशु है, कोई तड़प रहा है, कुछ परेशानी हो गई। कई बार आपने देखा होगा ना, हम रास्ते में जाते हैं, गाय को कोई टक्कर मार के चला गया, बहुत सारे लोग होते हैं देखते हैं चले जाते हैं। कुछ लोग होते हैं कि वो दया करते हैं, थोड़ी देर खड़े रहते हैं। कुछ लोग होते हैं कि ऐसे कोशिश करते हैं कि इसकी चोट लग गई तो पट्टी बांध दे। कुछ ऐसे होते हैं कि आगे बढ़ते हैं कि चलो हम हॉस्पिटल से एम्बुलेंस मंगाते हैं, या फिर ये जो पशुओं वाले चिकित्सालय में फोन करते हैं, या हम पुलिस को फोन करते हैं और इस गाय की थोड़ी हेल्प करते हैं। तो वो क्या हुए, वो हुए सामाजिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति, कि उन्हें पता है कि समाज में हमें क्या काम करना है, किस तरीके से हमें समाज के लिए अच्छे काम करने हैं। वो सामाजिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति हुए। अब आया हमारा बौद्धिक स्वास्थ्य। बौद्धिक स्वास्थ्य का क्या मतलब है? यह है कि किसी भी व्यक्ति में किसी भी तरीके का भय, क्रोध, किसी से भी जलन, अपराध का बोध या बोध की प्रतिक्रिया नहीं हो। नहीं, कोई व्यक्ति अगर आगे बढ़ रहा है तो वह खुश रहे, और उसके आसपास अगर ज्यादा पैसा आ गया तो दूसरे व्यक्तियों को देख के नहीं जलना चाहिए। और दूसरी बात है कि अगर किसी के पास ज्यादा पैसा आ गया तो आपको जलना नहीं है, और दूसरों की उन्नति को देख के खुश होना, ना कि उनकी टांग खींचना। तो अगर आप उनकी टांग खींच रहे हो, या उनको परेशान कर रहे हो, या आप उनको हीन भावना से देख रहे हो, या जिसके पास ज्यादा है उसे द्वेष भावना से देख रहे हो, तो ये आपकी बौद्धिक स्वास्थ्य नहीं है। आप बौद्धिक रूप से स्वस्थ नहीं कहलाएंगे। इसमें बौद्धिक रूप से आप तभी स्वस्थ होंगे जबकि आप इन सब चीजों से ऊपर निकल जाएं, कि आपके पास भय, क्रोध, लोभ, ये लोभ तो नेचुरली रहता ही है थोड़ा बहुत तो, पर अत्यधिक वाला जो होता है, लोलुपता वाला, वो नहीं हो, जलन नहीं हो, और अपराध बोध इस तरीके की नहीं हो बिना मतलब में, तो वो क्या है, बौद्धिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति है। तो उस व्यक्ति का बौद्धिक स्वास्थ्य सही नहीं रह पाएगा अगर वो लोगों से लोभ, क्रोध वगैरह करता रहेगा, और दूसरों को देख के जलने लगेगा। पैसा वगैरह है, कोई आगे बढ़ रहा है, किसी की तरक्की हो रही है, किसी का प्रमोशन हो रहा है, अगर वो इस तरह से देखे जलेगा तो वो बौद्धिक स्वास्थ्य उसका सही नहीं है किसी भी, और आगे भी नहीं सही रह पाएगा। किसी भी तरीके का कोई निर्णय लेना हो तो खुले दिमाग और खुले विचारों से लेना चाहिए। हमारी बौद्धिक क्षमता जिस प्रकार होगी, हम जिस प्रकार की सोच रखते होंगे, और किसी की भी आलोचना कभी नहीं करनी चाहिए। किसी भी परिस्थिति में अगर किसी काम के लिए समझौता पड़ा तो उसके लिए भी हमेशा तैयार रहना चाहिए। ये नहीं कि हम इसके साथ नहीं कर पाएंगे ये चीज, या उससे साथ नहीं कर पाएंगे, किसी चीज में हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर पा रहे हैं। ये सारी चीजें भी किसके अंदर आती हैं, हमारे बौद्धिक स्वास्थ्य के अंतर्गत आती हैं। लास्ट और आ रहा है हमारा 5th नंबर का, आध्यात्मिक स्वास्थ्य क्या है हमारा। अगर किसी व्यक्ति के पास शारीरिक, मानसिक और सामाजिक और बौद्धिक स्वास्थ्य रहेगा तब भी वह व्यक्ति पूरी तरह खुश नहीं रह पाएगा, क्योंकि उसके पास आध्यात्मिक शांति और आध्यात्मिक स्वास्थ्य नहीं है। अगर उसके पास ये दोनों हैं तो ही वो पूरी तरह से स्वस्थ कहलाएगा। आध्यात्मिक स्वास्थ्य को अगर परिभाषित किया जाए तो यही कहा जाएगा कि किसी भी व्यक्ति को दूसरों के वस्तुओं से मोह माया नहीं होनी चाहिए, जो चीज हमारे पास नहीं है, और वह व्यक्ति दूसरे के सुख और उसके सौंदर्य को देखकर मोह में न पड़ जाता हो, तो वह व्यक्ति कभी किसी से खुश नहीं रह सकता। और जितना उसके पास है उसमें खुश रहना सीख जाना चाहिए, और आपको अपने आप हमेशा शांत और पवित्र रखना चाहिए। किसी से भी मिलजुल कर सकारात्मक ऊर्जा के साथ रहना चाहिए, और दूसरों से भी सकारात्मक ऊर्जा का संचार ही करना चाहिए। पॉजिटिविटी और स्पिरिचुअली अपने आप को जो डेवलपमेंट करना हम कहते हैं ना, ये सब उसके अंदर आता है, आध्यात्मिक स्वास्थ्य के अंदर। क्योंकि जब इसमें आ गया ना लोभ वाला हमारा सीन आ गया, कि लोभ है, मोह है, माया है, बहुत अत्यधिक मोह होना किसी चीज से, ये सब चीज है ना आध्यात्मिक स्वास्थ्य की तरफ हमें नहीं ले जा पाती हैं अगर हम उन सब चीजों में रहते हैं। तो आध्यात्मिक स्वास्थ्य का भी ठीक होना उतना ही जरूरी है जितना बौद्धिक, सामाजिक
मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का है। ठीक है, लाभ क्या है अब हमारे इसके स्वास्थ्य के? अगर किसी भी व्यक्ति का स्वास्थ्य सही रहेगा और उसकी दिनचर्या सही रहेगी तो वह व्यक्ति पूरी तरीके से शरीर से, मन से, समाज से, हर चीज से सुखी रह सकता है और उसका रोज का कार्य भी सही ढंग से वो कर पाएगा, किसी से भी मिलजुल कर बातें कर पाएगा और अपना खुशी से जीवन यापन कर पाएगा। किसी तरह का तनाव नहीं लगेगा। घर को और घर के और ऑफिस के काम को अपने सगे संबंधियों के साथ किसी भी काम में मिलजुल कर वह व्यक्ति सक्षम है, आराम से कर पाएगा उन सब कामों को। इसलिए हर व्यक्ति को यही कोशिश करनी चाहिए कि वह सुखी और स्वस्थ रह सके। ज्यादा बाहर का खाना नहीं खाना चाहिए, घर में भी जो उपलब्ध है उसे बनाकर खाना चाहिए और कोई भी बनाकर खाना चाहिए। इससे कोई भी व्यक्ति स्वस्थ रह सकता है। ये तो कहते हैं ना, जैसा खाए अन्न वैसा हो मन, जैसे पिए पानी वैसी हो वाणी। तो अगर हम जैसा खाना खाते हैं, अगर आप तामसिक भोजन करते हैं तो फिर आपको लोभ, मोह और ये ईर्ष्या द्वेष ज्यादा घेरते हैं। पर अगर आप सात्विक भोजन करते हैं तो आप है ना अपने आप को स्वस्थ रख पाते हैं। आपके अंदर इस तरह की चीजें नहीं आएंगी, आपके अंदर संतुष्टि आएगी। आपको ज्यादा लोभ, क्रोध, मोह घेर नहीं पाएंगे। थोड़ा बहुत अगर आएंगे भी तो आप उससे फटाफट बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, स्वास्थ्य की हानि, अगर किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा तो उससे बहुत ही नुकसान या हानि हो सकती है और व्यक्ति किसी भी काम में मन नहीं लगा पाएगा। किसी भी तरीके से, किसी भी प्रभाव से कोई भी बात करने का मन नहीं करेगा उसका और उसके शरीर पर इसका और भी बुरा प्रभाव पड़ने लगेगा। कोई भी व्यक्ति पूरी तरह से, तन से, मन से, समाज से, हर तरह से अगर पूरी तरह से स्वस्थ रहेगा नहीं होगा तो वो क्या करेगा, उसकी हानि ही हानि है। ना अपने वो काम कर पाएगा, ना दिनचर्या कर पाएगा, ना अपने आप को उन्नति की तरफ ले जा पाएगा, ना वो समाज में कुछ अच्छा कर पाएगा। कोई भी सामाजिक हेल्प जो है वो नहीं कर पाएगा, अपने आप को उन्नति की तरफ नहीं ले जा पाएगा, अपने घर परिवार को सुखी नहीं रख पाएगा और अपने जो ये हमारे सामाजिक हमारा दायरा होता है, हमारा परिवार होता है, हमारी बौद्धिक चेतनाएं वगैरह होती हैं, इनको भी आगे अच्छी से डेवलप नहीं कर पाएगा। ठीक है, तभी वह व्यक्ति अपने काम के प्रति पूरी तरह सजग रहेगा और क्रियाशील रह पाएगा। अगर कोई व्यक्ति स्वस्थ नहीं रहेगा तो उसके शरीर पर बुरा प्रभाव भी पड़ेगा। ठीक है ना, ये तो मैंने आपको बार बार बताया कि अगर स्वस्थ ही नहीं है तो बुरा प्रभाव तो शरीर पर पड़ेगा ही पड़ेगा। इसलिए हर व्यक्ति का अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना और उसको सही खाने के लिए जो भी उपाय करना पड़े वो जरूरी है, उसे करना ही करना है। ठीक है, स्वस्थ रहने के लिए अपनी दिनचर्या का सही ख्याल रखना चाहिए। अब हमारा टॉपिक है स्वस्थ कैसे रहें। तो उसके लिए हमें क्या करना है, तो उसे सबसे पहले हमें क्या करना है, स्वस्थ रहने के लिए सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज है आपकी दिनचर्या, आप उसको सही रखें और सही समय पे सोएं, सुबह सही समय पे उठें और व्यक्ति का स्वास्थ्य सबसे ज्यादा तो इसी से ठीक रहता है कि आप सही टाइम पे सो रहे हैं और सही टाइम पे जग रहे हैं। और कोई व्यक्ति अगर रात में लेट से सोता है तो सुबह देर से जगेगा और उसके शरीर में कई तरह की बीमारी का घर करने लग जाएगा। जैसे क्या है, पहले हम लोग कहते थे ना कि सूरज उगने तक आप नहीं सो। आप देख लो, अगर आप डेली हमेशा सोते हो जल्दी और जल्दी उठते हो, तो जब आप जल्दी उठते हो और आप एक दिन देर तक सो के देखें, आपके सर में दर्द होगा, आपके हाथ पैरों में थोड़ा टूटन सी रहेगी, उतनी स्फूर्ति नहीं रहेगी जितनी आपको सुबह उठ के रहती है। बेशक आप ज्यादा देर सोए हैं, आपने ज्यादा रेस्ट किया है, पर फिर भी थकान सी, सर में भारीपन, थकान, दर्द रहेगा आपको। ठीक है, इसलिए जल्दी सो, जल्दी उठो, नींद पूरी करो ताकि आप स्वस्थ रह सको। और नहीं सो पाते, नहीं उठ पाते तो क्या होता है, फिर उसका शरीर बीमारियों का घर बन जाता है। इसलिए कोशिश करना चाहिए कि सुबह जल्दी जगें और जो भी काम है उन्हें अपने टाइम से, रात को सोने से पहले अपने सारे टाइम एक एक आपने जैसे अपनी दिनचर्या बना रखी है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक उनको खत्म करते जाएं और रात होने से पहले सारे काम निपटा के टाइम से सोएं और अपनी नींद पूरी करें। सुबह टाइम से जगेंगे, नींद पूरी होगी तो आपकी दिनचर्या खराब नहीं होगी और आपका स्वास्थ्य भी बेहतर बना रहेगा। अभी काफी टाइम है, हम एक और टॉपिक अपना पढ़ लेते हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य योजना क्या है ये, इसके बारे में पढ़ते हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य संपूर्ण व्यक्तिगत स्वास्थ्य और उसके साथ साथ समुदाय के स्वास्थ्य हेतु महत्वपूर्ण
पर्यावरणीय सेवाएं उपलब्ध कराना सामुदायिक स्वास्थ्य कहलाता है। ठीक है, एक समुदाय के लिए, पूरे एक व्यक्ति के लिए नहीं, ज्यादा लोगों के लिए जब हम उसकी पर्यावरणीय सुविधाएं, एनवायरमेंटल चीजें उपलब्ध कराते हैं और उनको वो सब चीज देते हैं, उसे क्या कहते हैं? सामुदायिक स्वास्थ्य कहते हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य सेवाओं के अंतर्गत निम्न कार्य निम्नलिखित है, सम्मिलित है। आप पढ़िए, देखिए साथ में। पर्यावरण की सफाई, सामुदायिक स्वास्थ्य के लिए पर्यावरण की सफाई बहुत आवश्यक है। इसके लिए अपशिष्ट पदार्थों का निपटाना, जैसे मूत्राशय, शौचालय, सेप्टिक टैंक, सोप पिट, कंपोस्ट पिट आदि की व्यवस्था होनी चाहिए। प्रदूषण रोकने की व्यवस्था होनी चाहिए। स्वच्छ जल उपलब्ध होना चाहिए। सार्वजनिक स्थानों की सफाई की व्यवस्था होनी चाहिए। शुद्ध और कीटाणु रहित भोजन को उपलब्ध कराना, ये सब क्या आते हैं? हमारे पर्यावरणिक सफाई के अंतर्गत आते हैं कि इन सब चीजों की अगर व्यवस्था होगी तो गंदगी नहीं फैलेगी, तो सामुदायिक, पूरे समुदाय का स्वास्थ्य बना रहेगा। उचित चिकित्सा सुविधाएं, अगर उचित चिकित्सा सुविधाएं हैं तो भी हम बीमारियों की चिकित्सा व उचित देखरेख के लिए अच्छी चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए। इससे स्वयंसेवी संस्थाओं का सहयोग भी लिया जा सकता है। जो स्वयंसेवी लोग होते हैं ना, संस्थाएं होती हैं, एनजीओ वगैरह, उनका भी सहयोग लिया जा सकता है कि उचित चिकित्सा सुविधाएं होंगी तो जैसे ही किसी भी तरह की कोई बीमारी होती है तो चिकित्सा ले ली तो आप ठीक हो गए। ठीक है। स्वास्थ्य शिक्षा, अच्छे स्वास्थ्य और रोगों को फैलने से रोकने के लिए लोगों को शिक्षित करना कि आप अगर ये चीज गंदगी नहीं करेंगे तो इस तरीके से आपके रोग नहीं फैलेंगे। आप मच्छर मक्खी ना फैलने दो, खुले में शौच ना करो, मल मूत्र का विसर्जन ना करो, तो मक्खियां और ये सब चीज नहीं फैलेंगी तो आपको बीमारी नहीं होगी। कहीं पानी नहीं भरने देंगे, कीचड़ के गड्ढे नहीं बन रहे हैं, पानी के गड्ढे नहीं बन रहे हैं, जगह जगह पानी नहीं भर रहा है, तो मच्छर नहीं पैदा होंगे। मच्छर नहीं पैदा होंगे तो मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया जैसी बीमारियों का हमें वो इलाज, उससे हम बच जाएंगे। और क्या है, उससे पूरे समुदाय की रक्षा होगी। वो एक जने के लिए तो है नहीं, एक व्यक्ति के लिए है नहीं, व्यक्ति विशेष के लिए, वो सभी के लिए, एक समुदाय के लिए है कि भाई अगर एक गांव के अंदर गड्ढे हैं, पानी का जमाव होता है, मलमूत्र बाहर में विसर्जित किया जाता है, तो क्या है, वहां गंदगी फैलेगी, मच्छर मक्खी फैलेंगे, तो उससे हैजा, टाइफाइड, मलेरिया, ये सब तरीके की बीमारी फैलेंगी। चिकनगुनिया है, डेंगू है, इन सब चीजों से बचाव कितना मुश्किल होता है। फिर बीमारी एक बार हो जाती है तो बड़ी ही मुश्किल से ठीक होती है और बहुत सारे लोग तो काल की गाल में समा जाते हैं इन्हीं सब बीमारियों से। स्वास्थ्य शिक्षा, इसकी हमें शिक्षा देनी है, शिक्षित करना है उन सब लोगों को कि भाई शिक्षित संतुलित भोजन लो, नशाखोरी है एक बुरी आदत, उसे न लो, दुष्प्रभावों की जानकारी रेडियो, टेलीविजन, समाचार पत्र या व्यक्तिगत संपर्क से दी जा सकती है और हमें देनी चाहिए कि हम जो लोग समझदार हैं, शिक्षित हैं, पढ़े लिखे हैं, हमारी ये हमारे समाज के प्रति वो बनती है रेस्पॉन्सिबिलिटी कि हम बताएं उनको कि इस तरीके से उनको जानकारी दें, उनको शिक्षित करें कि इस तरीके की चीजें आपको करनी चाहिए। संक्रामक रोगों से बचाव और उनकी रोकथाम, सामान्य रोगों से बचाव के टीके लगवाना, जैसे हैजा, चेचक, काली खांसी, क्षय रोग की रोकथाम के लिए राष्ट्रीय स्तर पे प्रयास होना चाहिए इन सब चीजों का। मलेरिया उन्मूलन, फाइलेरिया है, कुष्ठ रोग वगैरह है, ये सारी जितनी भी बीमारी हैं, इन सब चीजों के टीके लगाना और इनके उन्मूलन के लिए जो वो प्रयास चल रहे हैं, बड़ी बड़ी वो योजनाएं चल रही हैं, इन सब चीजों के होना ही चाहिए ताकि सामुदायिक स्वास्थ्य के लिए ये भी चीजें बहुत ज्यादा जरूरी हैं। मातृ शिशु कल्याण के जन्म के पश्चात उसकी उचित देखभाल, बच्चों के मुख्य रोगों से बचाव के टीके लगवाना, अल्परक्तता और कुपोषण संबंधित रोगों की जानकारी देना कि भाई कुपोषण किस तरीके से हो जाता है और किस तरीके से उससे बचाव किया जा सकता है, इसकी जानकारी देना और उनको प्रशिक्षित करना, उन्हें बताना, बचाव के तरीके बताना और कि किस तरीके से बच्चों को पालना है, टीके उनके लगवाना, ये सब उसी के अंतर्गत आते हैं। परिवार नियोजन योजना, परिवार को स्वस्थ और सीमित रखने के लिए परिवार नियोजन की शिक्षा और परिवार नियोजन की चिकित्सा की व्यवस्था की जानी चाहिए। ठीक है ना। परिवार नियोजन के लिए उनको सीमित रखने और स्वस्थ रखने के लिए आप बताएंगे कि छोटा परिवार सुखी परिवार, उस तरीके से करके उनको शिक्षा दी जाए और उनको उसके लिए जरूरत की चीजें भी उपलब्ध कराई जाए। इससे जहां एक और जनसंख्या नियंत्रित होगी और सीमित होगी, वहीं दूसरी ओर सामुदायिक स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा।
पार्कों और व्यायामशालाओं को प्रबंध करना, सामुदायिक स्वास्थ्य के लिए पार्कों की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। पार्क हो जहाँ पे लोग बाग जाके घूम फिर सकें, ऐसी साफ सुथरी जगह जहाँ पे जाके सुबह योगा आसन प्राणायाम करें, घूमें फिरें और बच्चे वहां पे खेल सकें। तो उससे क्या स्वच्छ वायु मिलेगी और वो स्वस्थ रहेंगे। इसके अलावा मनुष्य को निरोगी, स्वस्थ और बलिष्ठ बनाए रखने के लिए व्यायामशालाओं की व्यवस्था है। जैसे आजकल क्या है, ओपन जिम जो चल गए हैं, वो ओपन में पार्कों के अंदर जिम लगा देते हैं कि आप आओ, उनके पर एक्सरसाइज करो। तरह तरह की मशीन लगा दी जाती है छोटी छोटी, और उनसे आप अगर डेली करते हैं एक्सरसाइज तो आप ठीक रह पाते हैं। विद्यालय से स्वास्थ्य सेवाएं, विद्यालय में इसमें विद्यालय के बच्चों की जांच, उनके टीके, औषधियां देना, परामर्श देना, सफाई और स्वच्छता का ध्यान रखना, बच्चों का व्यक्तिगत सफाई की ओर ध्यान देना, उनके व्यक्तिगत सफाई और स्वास्थ्य शिक्षा देना और मध्यकालीन अल्पाहार की व्यवस्था बच्चों के लिए की जाए। ठीक है, ये भी सामुदायिक स्वास्थ्य के अंतर्गत आता है कि उनको स्वच्छ भोजन मिले खाने के लिए, उनके टीके वीके लगे हैं कि नहीं लगे हैं, उनके जो बीमारी उनके हो रही है उन सब चीजों के इलाज अगर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, कैसा है उनको बताया जाए, कैसा कैसा खान पान उनका रहना चाहिए, और उनको जो ये मध्यकालीन अल्पाहार है वो भी सब कुछ उनको दिया जाना चाहिए, उसकी व्यवस्था होनी चाहिए। ये भी सामुदायिक स्वास्थ्य के अंदर आता है। आंकड़े एकत्रित करना, ठीक है। सामुदायिक स्वास्थ्य कर्मचारी विभिन्न संक्रामक रोगों जैसे हैजा, चेचक, टाइफाइड, कुष्ठ, मलेरिया, पोलियो आदि के निश्चित आंकड़े एकत्रित करने के लिए प्रशिक्षित किए जाते हैं और उन्हें स्वास्थ्य योजनाओं को बनाने वालों को भेजते हैं कि जो भी योजनाएं चल रही हैं और जो भी कुछ हमारे समाज में चल रहा है उनके सही आंकड़े इकट्ठे कर करके और उनको पहुंचाना वहां तक, जैसे कि जो योजना बनाने वाले हैं स्वास्थ्य योजना उन तक भेजा जाए और उसके हिसाब से नई जो योजनाएं बन रही है उसके ऊपर काम होता है। तो ये सब भी बहुत ही जरूरी चीजें हैं सामुदायिक स्वास्थ्य के लिए। आज हमने अपने ये सब टॉपिक कंप्लीट किए हैं, मानसिक स्वास्थ्य से लेकर के बौद्धिक स्वास्थ्य वगैरह, स्वस्थ कैसे रहें, लाभ हानि उसकी, और सामुदायिक स्वास्थ्य योजना। कुछ किसी को पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। दो चार मिनट और हैं हमारे। कल हम पढ़ेंगे अपना स्वास्थ्य के प्रति दिनचर्या एवं ऋतुचर्या, कैसे हमें क्या दिनचर्या ऋतुचर्या वगैरह फॉलो करनी चाहिए। ऋतु के अनुसार जो हम फॉलो करते हैं उसको ऋतुचर्या कहते हैं, जो दिन के अनुसार हम फॉलो करते हैं अपने दिन में करने वाले उसको हम ऋतुचर्या कहते हैं। ये हम कल पढ़ेंगे। आज का हमारा टॉपिक हम यहीं पे ही खत्म करते हैं। कुछ पूछना हो तो आप सब लोग पूछ सकते हैं, कोई भी चीज अगर इसमें नहीं समझ में आई है, नहीं तो एक बार और पढ़ लीजिएगा और फिर कल अगर कुछ भी आपको ध्यान में आता है तो कल पूछ सकते हैं। ठीक है, नहीं किसी को पूछना है तो शांति पाठ करवाएं। ठीक है, करवाइए हेमंत जी। नहीं पूछना है किसी को तो आइए। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ईश्वर सब सुखी हो, कोई ना हो दुखारे, सब हो निरोग भगवन धन धान्य के भंडारे। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम शांति शांति शांति। ओम प्रणाम मैम। प्रणाम आप सभी को। कल मिलते हैं वापस, पढ़ के आइएगा और कुछ भी जो रह गया हो पूछना हो तो पूछ लीजिएगा। ठीक है, आज की कक्षा को यहाँ विश्राम देते हैं, कल मिलते हैं।